नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का अपने चैनल स्टडी जर्नी में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि डियर लर्नर्स, आप यहाँ अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं प्रिपरेशन फॉर सीटेट 2020। सो डियर लर्नर, जैसा कि आपको पता है कि सीटेट जो है वो एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो। ये किसी भी इंस्टीट्यूशन में, प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, आपको इसको क्वालिफाई करना पड़ता है, जिसे कि हिंदी में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा भी कहते हैं। तो इसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसको अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करें। जैसा कि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि SC, ST और OBC के लिए इसमें पासिंग नंबर 90 होता है आउट ऑफ 150, और जो कि जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए पासिंग नंबर होता है 97 आउट ऑफ 150। तो डियर लर्नर्स, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। और अगर आप सीटेट क्वालिफाई करते हैं तो पूरे इंडिया में कोई भी वैकेंसी है टीचर्स की, चाहे वो KVS की हो, DSSP की हो, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। और अगर आप सुपर टेट भी देना चाहते हैं, जैसा कि कई राज्यों में कॉमन है, जैसा कि UP में ही कॉमन है, तो उसके लिए भी आपको पहले सीटेट को क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप इन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा टारगेट बैच है जिसमें हम सिंपलेस्ट और इजी और सबसे शॉर्टेस्ट एक्सप्लेनेशन को कवर अप करेंगे। किसका? सीटेट का। हमारा जो पहला लेक्चर है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉगी के बारे में। धीरे धीरे हम बहुत सारे पोर्शंस को कवर अप करते जाएंगे, पर याद रखिएगा स्टूडेंट, हम इस क्लास में सिंपलेस्ट और शॉर्टेस्ट एक्सप्लेनेशन को ही कवर करेंगे, जिसको जल्दी से जल्दी आप जो है पढ़ सकें और अच्छे नंबरों के साथ एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। क्योंकि आपको पता है ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, तो अभी के लिए इस एग्जामिनेशन में यही ज़रूरी है कि आप अगर SC, ST और OBC कैंडिडेट है तो आप 90 नंबर लाएं, और अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आप 97 नंबर लाएं, जिससे कि आप एग्ज़ाम को पास कर सकें, क्योंकि ये एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ही है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपकी क्लास एब्सोल्युटली फ्री है, इसकी कोई फ़ीस चार्ज नहीं होगी आपसे, बिल्कुल भी, कभी भी नहीं। आप इसमें कोई भी डाउट्स है आपका तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। और आपको अगर ये लेक्चर पसंद आए तो बिल्कुल भी लाइक करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। हम पहला जो है लेक्चर अपना इंट्रोडक्शन को कवर अप करेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉगी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर लर्नर, जैसा कि आप देख सकते हैं आपका जो टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी, वो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। और आप हमारे चैनल से कनेक्ट करने के लिए हमारे चैनल के पेज को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे लाइक भी कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। कोई भी अगर हम क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर के या PDF फॉर्म इस फाइल का शेयर करते हैं तो वो आपको आसानी से मिल जाए। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट, जैसे मतलब कि बाल विकास, और जब हम शिक्षण शास्त्र की बात करते हैं तो उसका जो पहला टर्म आता है वो होता है मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान, जिसे कि अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? साइकोलॉजी। मनोविज्ञान क्या होता है ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप एक टीचर बनते हैं तो आपका सबसे पहला ये काम होता है कि आप बच्चे के मेंटल लेवल को समझें, आप उसकी साइकोलॉजी को समझें और उसी हिसाब से आप जो है उसे ट्रीट कर सकें। तो जैसा कि डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि आपके सीटेट में जो ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं वो इसी टाइप के टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि आपका व्यू पॉइंट मांगा जाता है कि अगर आप एक टीचर होते तो आप पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करते, बेस्ड ऑन द वेरियस प्रिंसिपल्स, बेस्ड ऑन द वेरियस रूल्स, बेस्ड ऑन द वेरियस डेफिनेशंस। तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप इन सब बातों को अपने दिमाग में बैठाए रहें। तो मनोविज्ञान क्या होता है हम यहाँ पे देखेंगे। मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान मानते हैं। जैसा कि आपको पता है मनोविज्ञान वो कोई मनोदिशा से जुड़ा होता है, तो उसे क्या मानते हैं? कॉन्शियस का साइंस मानते हैं, मतलब कि आत्मा का विज्ञान मानते हैं। उसके बाद जो है इसे मस्तिष्क का, और उसके तत्पश्चात इसे चेतना का विज्ञान माना गया है। आधुनिक समय में हम इसे क्या कहते हैं? व्यवहार का विज्ञान।
तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट ये इम्पॉर्टेंट आपका पॉइंट है व्यवहार का विज्ञान। तो जब भी अगर आपका ऐसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनोविज्ञान क्या है मॉडर्न टाइम्स में, तो आप बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्टली उस व्यवहार के विज्ञान पे टिक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम अपने लेक्चर के साथ जो प्रोबेबल क्वेश्चन भी है उसके बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए अगर आपका टाइम पीरियड पूछ लेता है कि 15 से 15वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान को कौन सा विज्ञान मानते थे, या 16 से 17वीं शताब्दी तक कौन सा मानते थे, तो आप इन पॉइंट्स को देख सकते हैं कि अगर आपका क्वेश्चन पूछ लेता है कि आरंभ से 15वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान को कौन सा विज्ञान मानते थे, तो तब हम इसे आत्मा का विज्ञान मानते थे। फिर 16वीं से 17वीं शताब्दी तक हम इसे मस्तिष्क का विज्ञान मानते थे, और 18वीं से 19वीं शताब्दी तक हम इसे चेतना का विज्ञान मानते थे। मतलब कि आप ऐसे याद कर सकते हैं, आरंभ से, शुरू से, मतलब तो आत्मा का विज्ञान। तो आप फिर से देख सकते हैं डियर लर्नर्स कि हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट टिप्स भी डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि आपको सारे पॉइंट्स एक बार लेक्चर देखने में ही याद हो जाए और आप इस एग्ज़ाम को आसानी से पास कर सकें। फिर आत्मा के बाद जो है आप इसको कहेंगे मस्तिष्क का विज्ञान। कब से? 16वीं से 17वीं शताब्दी तक, मतलब कि ये दिमाग से जुड़ा था 16वीं से 17वीं शताब्दी तक। उसके बाद 18वीं से 19वीं शताब्दी तक ये चेतना का ज्ञान हो गया, मतलब कि जो आपका इंटरनल कॉन्शियस कहता है, आपका जो रिफ्लेक्सिव है, स्टिमुलस है, रिस्पॉन्स है, उसका विज्ञान इसको माना जाने लगा। उसके बाद जैसा कि हमने अभी पढ़ा 20वीं से शताब्दी से लेकर अब तक इसे हम क्या कहते हैं? हाँ, हम इसे कहते हैं व्यवहार का विज्ञान। तो ये हमने ये प्रोबेबल क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जो कि आपके मनोविज्ञान के टॉपिक से आ सकते हैं, और इसे घुमा फिरा के इसी तरीके से जैसे हमने डिस्कस किया है उस तरीके से पूछा जा सकता है। हम मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ देखेंगे। तो मनोविज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ है वो 2 पार्ट से बना है, आत्मा और अध्ययन। ठीक है, मतलब कि जो साइकोलॉजी है वो 2 पार्ट से आपका बना है, साइक मतलब सोल और लोगस मीनिंग साइन, आत्मा का अध्ययन। तो मनोविज्ञान का अगर क्वेश्चन में आपको से शाब्दिक अर्थ पूछ लेता है तो आप सीधे सीधे आत्मा के अध्ययन वाले बॉक्स को, MCQ को टिक कर देंगे, उस बुलेट को सर्कल कर देंगे OMR शीट में अपने। अब हम देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्यों ज़रूरी है, ये किस किस लेवल पे ज़रूरी है शिक्षा में मनोविज्ञान का। तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं शिक्षा में मनोविज्ञान की ज़रूरत पड़ती है बाल केंद्रित शिक्षा में। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया कि बच्चों का मेंटल लेवल जानना बहुत ही ज़रूरी है, उसकी कैपेसिटीज़ को जानना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम उस हिसाब से उसको ज्ञान दे सकते हैं। हर बच्चा अपने में यूनिक होता है, हर बच्चा अलग होता है, और ज़रूरी नहीं है कि जिस मेथड से एक बच्चा सीखे उसी मेथड से दूसरा बच्चा भी सीखे। इसलिए हमें शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ने की ज़रूरत है ताकि हम एक ही समय में डिफरेंट लेवल वाले और कैपेसिटी वाले बच्चों का आसानी से अध्ययन कर सकें। शिक्षा मनोविज्ञान का जो दूसरा उपयोग है, दूसरी आवश्यकता है, वो है पाठ्यक्रम के निर्माण में। जैसे कि SCERT और NCERT में जो एडिटर्स होते हैं, जो बुक्स छापते हैं, तो वो कैसे बुक छापते हैं? वो इन बातों का अध्ययन करके ही बुक छापते हैं कि एक बच्चे का लेवल क्या होगा, वो किन बातों को समझ पाएगा। उसके बाद समय सारणी के निर्माण में समय सारणी बहुत ही ज़रूरी होती है कि बच्चों को ऐसा सब्जेक्ट्स रखने चाहिए, जिसमें विषय रखने चाहिए के बाद, जिससे उनकी रुचि जो है वो इधर उधर डाइवर्ट ना हो जाए, बनी रहे। बीच में एक गेम का पीरियड ज़रूर रखना चाहिए जिससे कि बच्चों का मन दिमाग ताज़ा हो सके। आधे दिन पे उनको लंच का टाइम होना चाहिए ताकि कोई भी बच्चा खाली पेट अध्ययन नहीं कर सकता, इस वजह से। फिर डिफरेंट जो अध्ययन विधियाँ होती हैं, पढ़ाने के तरीके होते हैं, TLM बनाने की जो ज़रूरत होती है, पाठ्यगामी क्रियाएँ जो होती हैं, इन सब के लिए भी शिक्षा मनोविज्ञान की बहुत आवश्यकता पड़ती है। अब आगे देखते हैं। मनोविज्ञान की आवश्यकता अनुशासन की महत्वता के लिए भी ज़रूरी होती है। बच्चों को कैसे अनुशासन में रखना है, क्योंकि अनुशासन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब अनुशासन बच्चों पे बनाए रखने के लिए हम जो है स्टिक या फिर कोई भी कड़े तरीक़ों को नहीं अपनाएंगे, क्योंकि बच्चे बहुत ही कोमल होते हैं, उनका दिमाग बहुत ही कोमल होता है। तो हम बहुत ही पॉजिटिव मेथड से उनको अनुशासन उनके अंदर बनाए रहेंगे, जिससे कि वो पढ़ाई में भी अपनी रुचि बनाए रखें।
अधिगम प्रक्रिया का ज्ञान, मतलब कि जो प्रक्रियाएं होती हैं लर्निंग में कैसे, जैसे किसी चीज़ को समझना होता है, किसी चीज़ को छोटे से छोटे नाम वगैरह को जो रटना होता है, तो इन सब में भी बहुत ज़रूरी है मनोविज्ञान के बारे में। तभी जो है बच्चे उन चीज़ों को समझ पाएंगे, उसी तरीके से उसी लेवल में पढ़ सकेंगे। जैसे कि अगर आप मैथ की बात ले लीजिए, तो आपका जो रूल होता है बॉड मास, आप उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाएंगे, राइट। अब पहले तो आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो नहीं दे देंगे, बच्चा तो समझ ही नहीं पाएगा। आप धीरे धीरे जोड़ से शुरू करेंगे, फिर उस बच्चे को सब्ट्रैक्शन करना सिखाएंगे, उसके बाद आप कहीं जाके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सिखाएंगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि एक प्रॉपर अधिगम की प्रक्रिया को फॉलो किया जाए। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत भेद, बुद्धि निदेशन और मापन एवं मूल्यांकन। मतलब कि एक टीचर के लिए ये सब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो बच्चों के पेपर को एवेलुएट करता है, बच्चों में डिफरेंस इस पॉइंट से करता है कि बच्चे को किस तरीके से सिखाया जाए, और बच्चों की बुद्धि को बढ़ावा देता है, उनको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, इन सब के लिए शिक्षा मनोविज्ञान बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बात जो कि इस लेक्चर में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है CCE पैटर्न। ये पैटर्न 2015 के बाद से हमारे NCERT SCERT में अप्लीकेबल हो गया, जिसे कहते हैं कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, मतलब सतत एंड व्यापक मूल्यांकन। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ ये होता है कि किसी भी बच्चे का एक बार में हम उसका परीक्षा नहीं ले सकते, हमें पूरे साल भर, पूरे एकेडमिक ईयर उसका कंटिन्यूअस उसके मेंटल लेवल का असेसमेंट और इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। समय समय पे छोटे छोटे एग्ज़ाम लेना पड़ेगा, जिससे कि उसका पाठ्यक्रम बँट जाए कई हिस्सों में और उसको अध्ययन करने में आसानी हो। और उसके साथ ही साथ कई सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी हमें मूल्यांकन करना चाहिए। इससे ही हम कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करते हैं कि मतलब कि कंटिन्यूअस जो चले और लंबे समय तक चले। एक बार में बच्चे को इतना प्रेशर नहीं दिया जा सकता कि उसका सारा एग्ज़ाम एक बार में करा दिया जाए। अब हम आते हैं आज के लेक्चर के कंक्लूजन पे, जो कि है आज शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत से अनुसंधानों और रिसर्च के कारण ये संभव हो सका है कि सीखने तथा शिक्षा संबंधी अन्य तथ्यों के विषय में निश्चित रूप से भविष्यवाणी की जा सकती है। तो आपको पता है कि मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान की वजह से ही ये जो आजकल शिक्षा जगत में जो बहुत विभिन्न प्रकार के रिसर्च हो रहे हैं, वो शिक्षा मनोविज्ञान के वजह से ही पॉसिबल है। इसी वजह से नए नए आयामों को ढूंढा जा रहा है, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई को और भी ज़्यादा रुचिकर और सरल बनाया जा सके। तो ये था आज के लेक्चर के बारे में। डियर लर्नर्स, हम अपने लेक्चर को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। जैसा कि हमने शुरू में ही बोला है कि हम अपने लेक्चर को बहुत ही छोटा और सिंपल रखेंगे, जिससे कि हमारा टारगेट है कि हम किसी भी तरीके से सीटेट को एक बार में, सीटेट हो यूपीटेट हो, उसको एक बार में क्वालिफाई कर सकें। और आपका जो ये हमारा डिस्कशन है, ये सिर्फ सीटेट और यूपीटेट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि सुपर टेट, KVS, DSB और जितने भी ये टीचर्स लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, इन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप सो आपने इस लेक्चर को ध्यान से देखा होगा, बहुत सारी बातें सीखी होंगी। अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, या आपको कोई और डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।